नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पर हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कारक जो है आपके हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखेंगे आपके जो फाइनल टर्म होंगे, यानी कि फाइनल एग्जाम जो आपके होंगे, उसमें आपके ये जरूर आपके क्लास में ये आएंगे कि कैसे हम कारकों का प्रयोग करते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारकों का यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कारकों के भेद। तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में बहुत ही एक तरह से यहाँ पर पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कारक का। सबसे पहले कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट हो। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कारक की एक बहुत ही अच्छे से तरकीब बताई थी कि कैसे कारक महत्वपूर्ण है। और मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पर वाक्य बताए थे। उन वाक्यों में मैंने कहा था, अगर आप इन कारकों को, इन विशेष चिन्हों को अगर बीच से हटा दें तो क्या होगा कि आप उन वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, यानी कि आप उन वाक्यों में प्रेषित भावों को नहीं समझ पाएंगे। वो भाव आपके समझ में नहीं आएंगे कि क्या कहने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसी के आधार पर हमने ये परिभाषा यहाँ पर बनाई थी। और साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पर किया था कारक की विभक्ति। तो विभक्ति क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। जो मैंने कहा कि जो ये चिन्ह, यानी कि जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कारकों की विभक्तियां। और उन्हीं को परसर्ग भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। और देखिए, कारक के जो परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है। और टोटल जो है 8 कारक हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब वो 8 कारक जो है उनमें सबसे पहला है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो है ने। कर्म कारक उसकी विभक्ति है को। करण कारक उसकी विभक्ति है से। संप्रदान कारक उसकी विभक्ति है को, के लिए, ध्यान दीजिएगा। और अपादान कारक की विभक्ति है से। और ये से जो है, क्योंकि यहाँ पर भी है, तो ये से जो है वो पृथक्करण को दर्शाता है। अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर भी करूंगी। और संबंध, जो आपका संबंध कारक है उसमें आपका संबंध कारक यानी कि जो संबंध बताने का काम करता है। तो का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी। अधिकरण में मैं और पर। संबोधन में हे, अरे, अहो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था शुरू वाला, सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्ता कारक को हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। तो कर्ता कारक में मैंने बताया था जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने कहा कि जिससे कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए, जो कर्ता कारक की विभक्ति है वो क्या है, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। तो राम ने रावण को मारा, तो काम करने वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, राम। राम ने रावण को मारा, मारने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कर्ता कारक है वो ने है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर ने कर्ता कारक है। और ये क्या दर्शा रहा है, काम करने वाले व्यक्ति को, राम ने। ठीक है, ये काम किसने किया है, राम ने।
तो इसके लिए एक और चीज मैंने आपको बताई कि कहीं बिना विभक्ति के भी इसका प्रयोग होता है, यानी कि हर जगह ऐसा नहीं होता कि विभक्ति लगी हो, कहीं कहीं पर बिना विभक्ति के भी इसका प्रयोग होता है। जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो ये भी आपका कर्ता कारक है। राधा नाचती है यानी कि नाचने वाला कौन है? नाचना भी तो काम है, खाना, चलना, सोना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, ये सब काम है। तो नाचती है, नाचने वाली कौन है? राधा। तो राधा यहाँ पर है, तो लेकिन उसको हमने बिना विभक्ति के यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में कर्ता कारक को पढ़ा था, और कर्ता कारक में साथ ही मैंने बहुत सारे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए थे। जैसे अंशु ने खाना खाया, ये भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। अंशु ने खाना खाया। और देखिए, नेहा स्कूल जाती है, इसको भी एक बार देख लीजिए। नेहा स्कूल जाती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें विभक्ति क्यों नहीं है? नेहा स्कूल जाती है, तो देखिए यहाँ पर नेहा स्कूल जाती है, जो वर्तमान काल होता है और भविष्यत काल होता है। ठीक है, वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने की विभक्ति नहीं लगती है। जैसे हमने कहा नेहा स्कूल जाती है, तो नेहा स्कूल जाती है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है? आपने काल पढ़े होंगे, टेंसेस, काल हमने पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो नेहा है, कौन सा सेंटेंस है? वर्तमान काल। कौन सा ये सेंटेंस है? ये कौन सा वाक्य है? किस तरह का वाक्य है? ये वर्तमान काल का वाक्य है। नेहा स्कूल जाती है, तो इसमें एक विशेष होता है। क्या विशेष होता है? कि कर्ता कारक जो है उसमें वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने की विभक्ति नहीं लगती। जहां पर इस तरह से वर्तमान काल होगा या भविष्यत काल की बात की जाएगी, वहां पर ने की विभक्ति नहीं लगेगी। लेकिन देखिए, नेहा स्कूल जाती है, तो स्कूल कौन जा रही है? नेहा जा रही है। काम करने वाला व्यक्ति कौन है? नेहा है। लेकिन फिर भी हमने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, हमने फिर भी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। इसको मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना कि बिना विभक्ति के भी इसका प्रयोग कहीं कहीं पर हो जाता है। तो इसको एक बार यहाँ पर एक और लाइन में लिख देती हूँ इसके लिए। वो लाइन है आपकी कि जो लाइन है कि वर्तमान काल और वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग नहीं लगता है। ये आप लिख सकते हैं, कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो कर्ता कारक है उसमें अगर आपका वर्तमान काल है या भविष्य काल है तो उसमें आपका ने नहीं लगता है। तो इस तरह से कर्ता कारक हमने यहाँ पर पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा अपने लास्ट सेशन में कर्म कारक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कर्म कारक। तो कर्म कारक में देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसका बोध कराने वाले, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसका बोध कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के व्यापार का फल, यानी कि अब यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर नहीं है, यानी कि अब वो जिसके भी आधार पर है, कर्म के आधार पर यदि है तो
उसको हम कर्म कारक कहेंगे। अब जैसे माँ ने बच्चे को बुलाया, माँ ने बच्चे को बुलाया, तो माँ ने बच्चे को। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, माँ ने, किसने बुलाया, किसने बुलाया, माँ ने बुलाया, किसने बुलाया, माँ ने बुलाया, तो कर्ता कारक तो माँ है, ठीक है। कर्ता कारक कौन है, माँ है, तो कर्ता कारक के साथ आप देख सकते हैं ने की विभक्ति लगी है। किसने बुलाया है, माँ ने। किसको बुलाया है, बच्चे को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, लास्ट सेशन में बताया था। तो माँ ने बच्चे को बुलाया, तो यहाँ पर जो विभक्ति है वो किसके साथ लगती है, कर्म के साथ लगती है, ठीक है। यानी कि क्रिया के व्यापार का फल जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है तो उसका बोध कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म कारक है बच्चे को, बच्चे, और उसकी विभक्ति है को। इसी तरह से कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन कुछ संदर्भों में यह विभक्ति लुप्त रहती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आपका कर्ता कारक है उसमें भी भविष्य काल और आपका वर्तमान काल में विभक्ति नहीं लगती, तो बिल्कुल इसमें भी यहाँ पर कभी कभी विभक्ति नहीं लगती है। कैसे विभक्ति नहीं लगती है, देखिए ये कभी कभी बिना विभक्ति के भी होता है। जैसे यहाँ पर माँ ने बच्चे को बुलाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम बिना विभक्ति के कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि मैंने दूध को पिया, ठीक है। तो इसको हमने लिखा कि मैंने दूध पिया। अब देखिए यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन कुछ संदर्भों में ये लुप्त रहती है। जैसे मोहन ने दूध पिया, मैंने दूध पिया। देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखिए राम ने मोहन को बुलाया, मोहन ने राम को बुलाया, बुलाया किसने, मोहन ने। किसको बुलाया लेकिन, राम को। तो यहाँ पर तो साफ साफ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी को की विभक्ति लगी हुई है, लेकिन अगला जो वहां पर वाक्य है, मोहन ने दूध पिया, मोहन ने दूध पिया, यहाँ पर को की विभक्ति नहीं लगी है, ठीक है। यहाँ पर को की विभक्ति नहीं लगी है। तो इसीलिए कर्म कारक यानी कि जहां पर आपका कर्म कारक चिन्ह को होता है उसे कर्म कारक की विभक्ति, उसमें कर्म कारक की विभक्ति लगती है। आगे देखिए तीसरा हमने यहाँ करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण का अर्थ मैंने आपको बताया था साधन या माध्यम। करण का अर्थ क्या बताया था, साधन या माध्यम। तो साधन या माध्यम में करण का आपकी विभक्ति क्या हो सकती है, से, के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, ये इसकी विभक्ति है। तो ये सब क्या है, ये है आपका एक तरह से इसकी विभक्ति, यानी कि ये आपको बताता है किसी भी काम को करने का माध्यम, किसी भी काम को करने का माध्यम ये आपको यहाँ पर बताता है। इसको हम माध्यम या साधन, ठीक है, माध्यम या साधन हम कहेंगे। तो देखिए करण कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का बोध होता है, पहले वाला जो है कर्ता कारक उसमें काम करने वाला व्यक्ति का बोध होता है, दूसरा जो है कर्म कारक उसमें जो कर्ता कारक है उसमें काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है, कर्म कारक में उस काम का बोध होता है, उस कर्म का बोध होता है जो काम किया जा रहा है, और करण कारक में उस साधन का, उस माध्यम का बोध होता है जिसमें
उस काम को करने का माध्यम हमें पता चलता है कि कैसे उस काम को किया जा रहा है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। तो देखिए करण कारक में मैंने शुरुआत में ही बताया साधन या माध्यम। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, लड़का कलम से लिखता है, लड़का कलम से लिखता है। तो यहाँ पर जो विभक्ति है वो है से, और वो किसके बाद लगी हुई है? वो आपके जो कर्म है उसके बाद लगी हुई है, यानी कि जो रीजन है उसके बाद लगी हुई है। जैसे हमने कहा लड़का कलम से लिखता है, लड़का किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो लिखने का साधन क्या है? लिखने का साधन है कलम। लिखने का साधन क्या है? कलम है। देखिए, तो इस तरह से इसमें भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लास्ट सेशन बताया था, हम चम्मच से खीर खाते हैं, या लड़के फुटबॉल से खेलते हैं, लड़के फुटबॉल से खेलते हैं। ठीक है, अध्यापिका चौक से लिख रही हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे करण कारक को? करण कारक को कैसे समझेंगे? तो करण कारक को समझने के लिए आपको प्रश्न करना होगा, किससे या किस चीज से, किससे या किस चीज से। ठीक है, ये कहकर आपको प्रश्न करना होगा। लड़का किससे लिखता है? ठीक है, तो उत्तर आएगा कलम से। बच्चे किस चीज से खेलते हैं? तो बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? फुटबॉल से खेलते हैं। तो ये रीजन बताया जा रहा है, साधन बताया जा रहा है, माध्यम बताया जा रहा है क्रिया को करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर 3 यहाँ पर पढ़ लिया था। नंबर 4 है हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक। नंबर 4 है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है? देखिए, संप्रदान कारक का अर्थ है देना। जो संप्रदान है उसका अर्थ होता है देना। तो संप्रदान का आपका चिन्ह क्या है? संप्रदान का कारक चिन्ह है आपका को या के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह है को या के लिए। तो देखिए, संप्रदान का अर्थ मैंने आपको बताया देना। तो कर्ता जिसको कुछ देता है, यानी कि कर्ता द्वारा जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसका बोध कराने वाले, यानी कि कैसे पता चलेगा? कोई तो शब्द होंगे ना जिनसे हमें पता चलेगा कि उसने उसके लिए ऐसा किया है या उसने उसके लिए ऐसा किया। तो कर्ता का एक तरह से वो शब्द जो कर्ता कारक एक तरह से के लिए कर्ता कारक द्वारा किसी को कुछ दिया गया है, किसी से कुछ लिया गया है, उसका बोध कराता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर रामू को एक फल दो, रामू को एक फल दो। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। तो माँ ने खिलौना किसके लिए खरीदा? माँ ने खिलौना किसके लिए खरीदा? बच्चे के लिए खरीदा। तो माँ ने किसको दिया? बच्चे को दिया। रामू को एक फल दो, रामू को एक फल दो। आप देखिए यहाँ पर विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल पिताजी के लिए फल लाया। अब देखिए, हमने कहा
कि इसकी जो विभक्ति है वो क्या है, के लिए और को। संप्रदान कारक की विभक्ति हमने क्या कहा कि को और के लिए, दो। तो यहाँ पर रामू को एक फल दो, या माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, या विमल पिताजी के लिए फल लाया। तो अब देखिए हमने ये तो आपको यहाँ पर बता दिया कि ये है आपका संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। तो लेकिन आप पहचान कैसे करेंगे कि ये सच में संप्रदान कारक है? तो उसके लिए भी आप प्रश्न करेंगे, किसके लिए? क्या प्रश्न करेंगे? किसके लिए? तो अब आप देखेंगे कि विमल किसके लिए फल लाया, विमल किसके लिए फल लाया? तो आंसर आ गया हमारा पिताजी के लिए। ठीक है, राम को एक फल दो, किसको एक फल दो? तो राम को एक फल दो। माँ ने किसके लिए खिलौना खरीदा? तो माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। तो प्रश्न आपको हमेशा किसके लिए कहकर करना होगा, तभी आपको उत्तर मिलेगा, और जो उत्तर मिलेगा वही होगा संप्रदान कारक, वही होगा संप्रदान कारक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 कारकों को पढ़ लिया है, और टोटल 8 कारक मैंने आपको बताए हैं, तो चारों को पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले की तरफ, जो है हमारा अपादान कारक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपादान कारक। तो अपादान का अर्थ मैंने आपको बताया था पृथक्करण, पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण, अलग होना, दूर होना। संज्ञा के जिस रूप से, आप अब यहाँ पर परिभाषा देखिए। सबसे पहले, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से है। अब देखिए, आप कहेंगे कि आपके यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा, ये इसकी विभक्ति भी सेम है। ठीक है, आप कहेंगे कर्म कारक की विभक्ति जो है वो भी आपके करण कारक की विभक्ति भी सेम है, लेकिन करण कारक की जो विभक्ति है वो साधन या माध्यम को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? साधन या माध्यम को दर्शाती है। लेकिन जो आपके अपादान कारक की विभक्ति से है, वो पृथक्करण को दर्शाती है, अलग करने को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है, और इसकी विभक्ति है से। इसकी विभक्ति क्या है? से है। करण कारक की विभक्ति भी से है, किंतु दोनों, देखिए यहाँ पे बताया कि करण कारक की विभक्ति भी से है, किंतु दोनों कारकों के प्रयोग में अर्थ भेद होता है। यानी कि दोनों कारकों का प्रयोग, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर से है तो आपने आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 3 चीजें कि ये से जो है सही सही तरीके से कहाँ पर भरा जाएगा, ये से जो है सही सही तरीके से कहाँ पर लिखा जाएगा। तो उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इसका सही सही अर्थ में प्रयोग करना होगा। अर्थ कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि करण कारक में ये एक रीजन की तरह यूज किया जाता है, आपको एक माध्यम की तरह यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, तो जो से है वो एक माध्यम दिखा रहा है फल काटने का, क्या? चाकू को। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, हाथ से किताब गिर गई, हाथ से किताब गिर गई। तो किताब का हाथ से अलग होना, हाथ से किताब गिर गई। या बहुत ही सरल एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले भी मैंने आपको दिया था, पेड़ से पत्ते पेड़ से पत्ते गिर गए, या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं।
तो ये पत्ते क्या है, दोबारा तो जाकर पेड़ पे नहीं लग सकते ना, दोबारा जाकर लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पत्तों को पेड़ से पृथक्करण को दर्शाया है। पत्तों से, पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, हाथ से किताब गिर गई, हाथ में किताब थी और वो हाथ से दूर हो गई, अलग हो गई, कहीं गिर गई। ठीक है, लड़के स्कूल से लौट रहे हैं, लड़के स्कूल से लौट रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा स्कूल से, तो अब देखिए जो लड़के हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इस समय वो स्कूल से लौट रहे हैं, यानी कि स्कूल की छुट्टी हो गई है तो बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। यानी कि ये पृथक्करण को दर्शा रहा है कि बच्चे जो अभी तक स्कूल में थे वो अब वहां से दूर हो गए हैं, वो वहां से अलग हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अपादान कारक जो है इसमें भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि से जो है वो पृथक्करण को दर्शाता है, दूरी एक तरह से अलग करने को दर्शाता है कि बच्ची साइकिल से गिर गई। ठीक है, तो ये बहुत अलग तरह से यहाँ पर है। और लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये आपने देखना है करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही आपका से का प्रयोग किया गया है। और बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है इसी में करते हैं कि एग्जाम में कि उन्हें कंफर्म नहीं होता कि ये से है, यहाँ पर ये आपका से जो है वो पृथक्करण को दर्शा रहा है या फिर ये जो से है वो आपके साधन या माध्यम को दर्शा रहा है। जैसे मैं बहुत ही सरल सा यहाँ पर एक प्रश्न करूंगी कि चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, तो ये है आपका, इसको हम क्या कहेंगे, ये है आपका करणवाचक यानी कि आपका साधन या माध्यम। लेकिन अपादान कारक जो है उसमें क्या होता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों ही मैंने एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे आपके, अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से देखिए आपको क्लियर किया है कि अपादान कारक का प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी होता है। अपादान कारक को हम कुछ अन्य अर्थों में भी प्रयोग करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पहला है किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना में, उदाहरण आज से मेला शुरू हो जाएगा या आज से मेला शुरू हुआ। अगर किसी काम के बारे में हम बता रहे हैं, किसी काम की सूचना दे रहे हैं, तो सूचना देने में क्या होता है, आज से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आज से ऐसा ही होगा या कल से ऐसा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या कहा कि किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना में, जब हम किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना देते हैं तो उसको हम एक पहला हमारा यहाँ पर है, और दूसरा जैसे हमने कहा आज से मेला शुरू हुआ। अगला है दो वस्तुओं की तुलना के लिए, यानी कि दो वस्तुओं की कंपेयर के लिए भी इस कारक का प्रयोग होता है, यानी कि दो वस्तुएं, दो चीजें जो है उनको, उनके लिए भी इस तरह के कारक का प्रयोग होता है। यानी कि जो आपका कौन सा वाला है, ये आपका रीजन माध्यम वाला है। ठीक है, से जो है वो रीजन या माध्यम वाला है। जैसे देखिए राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तो जो राम है वो श्याम से बड़ा है, राम जो है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। संबंध कारक की विभक्ति वह होती है जिसमें का के की, रा रे री, मा में मी आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध मालूम होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध मालूम होता है, यानी कि जो एक आपका वाक्य है उसमें भी कोई जो ऐसा वाक्य है जिससे उसका संबंध मालूम होता है, उससे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि कोई दूसरी, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो देखिए अब यहाँ पर यह
राम का घर है। अब आपने इशारा किया और कहा कि यह राम का घर है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा काके की, रा रे री, मा में मी, ये सब आपके इसी कारक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा संबंध कारक, तो संबंध की बात यहाँ पर की है, तो राजा का, जैसे कहते हैं ना राजा का, यह मेरी पुस्तक है, मेरी, ठीक है। इसी तरह से वह मेरा घर है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सरल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि यह राम का घर है। यह किसका घर है? यह राम का घर है। और दूसरा है कि ये राम के बच्चे हैं, का के की बताया था मैंने। यह राम का घर है, ये राम के बच्चे हैं, और यह राम की पुस्तक है। यह राम की पुस्तक है और यह राम की बेटियां हैं। राम की, ठीक है, राम की यानी कि उनके बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कुछ रिलेशन है, और वही संबंध यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। जैसे बताया कि यह राम का घर है, ये वाक्य राम और उसके घर के बीच में संबंध दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है। दूसरा है यह राम के बच्चे हैं, ये जो वाक्य है ये राम के, तो ये बच्चे किसके हैं ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे राम के हैं। यह राम की पुस्तक है, राम की यानी कि इस पुस्तक का राम के साथ कोई एक तरह से रिलेशन है, क्योंकि ये राम की ही है, ठीक है, ये राम की पुस्तक है। और यह राम की बेटियां हैं, ये जो है बाकी राम की बेटियां हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, का के की, रा रे री, मा में मी, ये सब आते हैं आपके संबंध कारक के अंतर्गत। यानी कि जो संबंधों का बोध कराते हैं, रिश्तों का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। तो अभी इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया है, यानी कि एक तरह से प्रॉपर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। फिलहाल आप इसको एक बार बिल्कुल इसी तरह से पढ़कर एक तरह से इसको लिखेंगे। बहुत सरल सरल से एग्जाम्पल अभी मैंने इसके दिए हैं। जो भी इसको आपने यहाँ पर पढ़ा तो उसको आप एक बार पढ़ें और उसके बाद ये जो है यहाँ पर लिखें, तो तब आपको अच्छे से क्लियर ये संबंध कारक हो जाएगा। नंबर 7 है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, देखिए ये जो अधिकरण कारक है वो क्या होता है। अधिकरण में आपको सबसे पहले तो ये देखना है, इसकी विभक्तियां हैं मैं और पर। अधिकरण की विभक्तियां क्या है? मैं और पर। तो देखिए शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार, क्रिया के आधार का मैं और पर, ठीक है, ये क्या है? क्रिया का आधार, जहां पर क्रिया हो रही है, क्रिया का आधार जो है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार का बोध होता है इसलिए अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं मैं और पर। इसकी विभक्तियां हैं मैं और पर। जैसे इस घर में कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। ये सब क्या है? ये आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। अब देखिए अधिकरण कारक जो है इसमें भी आपकी कुछ विशेष चीजें हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको हर चीज के लिए बताया कि आपको प्रश्न करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जैसे आपने कहा घर में कौन रहता है, ठीक है, तो इसके लिए आपने प्रश्न करना होगा। इस घर में कौन रहता है? तो यहाँ मेज पर किताब रखी है, तो किताब कहाँ रखी है? प्रश्न क्या करेंगे? किताब कहाँ रखी है? इसी तरह से शेर जंगल में है, ठीक है, शेर जंगल में है। तोता पेड़ पर बैठा है।
शेर जंगल में है, तोता पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए अधिकरण कारक से संबंधित। अब देखिए अधिकरण कारक में एक चीज आपकी यहाँ पर याद करने वाली होती है कि मैं का प्रयोग कहाँ पर होता है और पर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो ये सब हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक हमने जितना भी आज पढ़ा है, यानी कि जितने भी हमने कारक पढ़े हैं उन सबको घर पर एक बार रिवाइज करें और नोट डाउन तो आप कर ही रहे होंगे। और कोई भी डाउट यदि हो तो जरूर उसको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।